हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नमस्कार। शायद आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले कुछ लाइनें मैं आपको बोलती हूँ, शायद आपको मोटिवेट करें। और किसी भी काम को करने के लिए ना मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। तो मेरी लाइनें ये हैं कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में कुछ भी ऐसा लगे ना कि इट्स इम्पॉसिबल, आपको पता होना चाहिए कि इम्पॉसिबल तो खुद ही कहता है आई एम अ पॉसिबल। तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी चीज़, ये चीज़ बहुत टफ है, तो आप ना उससे पीछे मत भागो, मतलब कि उससे पीछा मत छुड़ाओ, उसको उसी टाइम सॉल्व करने की कोशिश करो। उसी टाइम सॉल्व करने का मतलब ये है, आपको उस समय वो थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ऐसा मैंने रियलाइज़ किया है बहुत सारी चीज़ों को लेके कि जो चीज़ हमें टफ लगती है और हम उसको ना मतलब साइड करते जाते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, और आने वाले समय पे वही चीज़ बहुत बड़ी बनकर हमारे सामने एक बड़ी बाउंडेशन बन के खड़ी हो जाती है। तो लाइनें मेरी यही है कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। और इन्हीं लाइनों के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों आज की क्लास है आपकी उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एंड नव उपनिवेशवाद। ठीक है, इस क्लास इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म एंड न्यू कॉलोनिज्म। कहने का सेंस ये है, ये वर्ड आपको मैं 8th क्लास की बुक में भी आपको दिखा सकती हूँ, 9th की क्लास की बुक में भी ये वर्ड्स खूब अच्छे से दे रखे हैं। उसके अलावा 10th, 11th, 12th BA, MA में तो मिलते ही मिलते हैं, इन पे पूरे चैप्टर्स हैं। तो इन वर्ड्स को हमें समझना है कि उपनिवेशवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, नव उपनिवेशवाद क्या होता है। दोस्तों, इन वर्ड्स को समझने के साथ साथ हमें बड़े अच्छे से समझना है कि ये व्यवस्था वर्ड्स समझने के बाद हमें ये भी समझना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो, मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारा देश खोखला हो जाएगा। इस लाइन का मतलब क्या है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, आप वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, देश की बात है तो थोड़ा तो टाइम दे ही सकते हो। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है, ये तीनों ही ना एक एक व्यवस्था है। ठीक है, विचारधारा नहीं, ये व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब सिस्टम है। उपनिवेशवाद एक ऐसा सिस्टम है, इसमें क्या होता है, जो अमीर देश कह सकते हो, या फिर अमीर तो नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, शक्तिशाली देश कह सकते हैं। जो शक्तिशाली देश होता है वो अन्य देश पर, वो देश, नॉर्मल सी बात है कि अन्य देश जिस पे हम कब्जा करते हैं या फिर जिसके साथ हम व्यापार के संबंध वगैरह बनाते हैं और आगे चल के उस पर हम पूरा उसको अपना कॉलोनी बनाते हैं आगे चल के, तो एक शक्तिशाली देश अन्य देश के व्यापार पर, अन्य देश के कल्चर पर, कहीं ना कहीं व्यापार पर वो जब कब्जा कर लेता है, व्यापार पर कब्जा करके धीरे धीरे वो अपना कब्जा राजनीतिक, प्रशासनिक तरीके से बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रशासन में पूरे तरीके से वो हावी नहीं हो पाता है। बट आपका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक यानी कि व्यापार पर तो पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। यानी एक शक्तिशाली देश अन्य देश के व्यापार पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। और व्यापार करने से पहले वो अपने देश के जो भी वहाँ के शासक होते हैं, जो भी वहाँ पे प्रशासक होते हैं, चाहे वो राजा रानी का राज्य रहा हो यानी कि राजतंत्र रहा हो, चाहे वहाँ पे लोकतंत्र हो तो वहाँ पे कोई ना कोई PM CM होंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने देश के जो प्रशासक होते हैं उनकी अनुमति से वो दूसरे देश में जाकर और वहाँ की अर्थव्यवस्था पर जब वो कब्जा कर लेते हैं और अपने अनुसार चलाने लगते हैं, व्यापार अपने अनुसार करने लगते हैं, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को हम कहते हैं उपनिवेशवाद। ओके दोस्तों, ठीक है। उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद भी साम्राज्यवाद की अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब ये है कि उपनिवेशवाद हो या नव उपनिवेशवाद हो, जब वो अपना बड़ा रूप लेता है ना, अपना वयस्क रूप या बड़ा रूप लेता है, या फिर एक हर चीज़ का एक पीक पॉइंट होता है, वहाँ पे पहुँचता है ना, तो साम्राज्यवाद बन जाता है। उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद दोनों ही व्यवस्था आगे चल के साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो जाती हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उपनिवेशवाद में क्या होता है,
जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वो किसी अन्य देश पर अपने राज्य के प्रभुसत्ताधारी से यानी कि राजा वगैरह से परमिशन लेके उस देश के व्यापार पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, जब व्यापार पर कब्जा कर लेता है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश हो रही होती है, लेकिन पूरे तरीके से प्रशासन पर कब्जा नहीं कर पाता। और जो हम साम्राज्यवाद पढ़ने वाले हैं दोस्तों, साम्राज्यवाद में इसी का बड़ा भाई कह सकते हो। किसका? उपनिवेशवाद को। उपनिवेशवाद का बड़ा भाई साम्राज्यवाद को कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हम किसी देश के आर्थिक व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर, प्रशासन पर, यानी कि सब तरीके से जब हम किसी को अपने कब्जे में कर लेते हैं ना, तो वो साम्राज्यवाद कहलाता है। अब मैं इंडिया का रेफरेंस लेके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हमारे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार आती है यहाँ पर व्यापार करने के लिए, तो वो अपनी महारानी से, ठीक है, महारानी से ब्रिटेन की जो महारानी होती हैं उनसे परमिशन लेके वो इंडिया आते हैं। और इंडिया के इवन दैट औरंगजेब उस समय शासक होते हैं, उनसे भी परमिशन ली जाती है। और क्या कह के परमिशन ली जाती है कि हम आपके यहाँ व्यापार करते हैं, हम व्यापार करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए हमने उन्हें परमिशन दे दी। लेकिन धीरे धीरे वो व्यापार के बाद हमारे समाज पर, हमारे प्रशासन पर, राजनीतिक, आर्थिक सभी तरह की व्यवस्था पर वो हावी हो जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ब्रिटेन का साम्राज्य यहाँ तक फैल जाता है। मतलब इंडिया, जो भी अपने एशिया महाद्वीप के देश रहे हैं, या फिर जिन्हें आप विकासशील देश कहते हो, कि विकासशील देश क्यों कहा जाता है कि जो कंट्री 1945 के बाद आज़ाद हुई हैं उनको अभी विकासशील देश कहा जाता है। उन्होंने अपनी बेसिक आवश्यकताएं पूरी नहीं की। एक विकासशील देश होते हैं, विकसित देश होते हैं। तो विकसित और विकासशील या अल्प विकसित देश होते हैं, इनमें भी थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। विकसित देश वो होते हैं जो देश अपने देश की यानी कि अपने राज्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। सबसे पहले रोटी, दैट इज आफ्टर दैट कपड़ा, और उसके बाद वो रहने की छत के बारे में सोचता है। फिर अगर वो ये चीज़ें बेसिक नीड पूरी करने के बाद वो सोचता है शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में। तो ये 5 चीज़ें होती हैं जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं में आती हैं। जो देश इन 5 चीज़ों को पूरा कर चुका है उन्हें क्या कहते हैं? विकसित कंट्री कहते हैं, विकसित देश कहा जाता है, डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। अब कई लोग बोलते होंगे ना अमेरिका डेवलप है, नो डाउट अमेरिका डेवलप कंट्री में आता है, लेकिन क्या वहाँ पे गरीब नहीं है? गरीब वहाँ पे भी है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो सबकी पूर्ति होती है, या सरकार करे या लोग खुद करें, ठीक है, कैसे भी करके। ऐसा नहीं कि कोई भूखा नहीं सोता, कई लोग वहाँ पे भी भूखे सोते होंगे, पर एक रेशो निकाला जाता है उसके अकॉर्डिंग उनके। लेकिन इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत है। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, ये चीज़ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम मोदी जी ने टारगेट भी लिया है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें पूरी कर दी जाएंगी, यानी कि इंडिया को विकसित कंट्री में कहीं ना कहीं जगह दे दी जाएगी बहुत जल्दी। और अल्प विकसित होते हैं कि जिन्होंने ये चीज़ शुरुआत ही नहीं की। ठीक है, तो वो तो हो गई विकासशील और विकसित देशों की बात। उपनिवेशवाद मैंने आपको बता दिया। और साम्राज्यवाद के अंदर भी यही है दोस्तों कि मतलब जब शक्तिशाली देश अन्य देश के सभी तरह की व्यवस्था पर कब्जा कर लेता है, सभी तरीके से उसको अपना गुलाम बना लेता है एक तरीके से, तो वो उसका साम्राज्य बन जाता है। ठीक है, अब हमारी बात आती है नव उपनिवेशवाद। दोस्तों, जिस तरीके से उपनिवेशवाद बढ़कर साम्राज्यवाद बनता है, वैसे ही नव उपनिवेशवाद बढ़कर आगे चल के ये भी नव साम्राज्यवाद के रूप में एक विचारधारा पनप जाएगी, जो मेरा आइडिया है। क्योंकि नव उपनिवेशवाद अब वही चीज़ है कि कॉमन चीज़ें हैं तो कुछ तो कॉमन सिमिलरिटी रहेगी। अब क्या हो गया ना दोस्तों, अब गुलाम बनाने का तरीका बदल गया है। लोग गुलाम आज भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं बनाते, आज भी बनाते हैं, बहुत बनाते हैं। ठीक है, हर देश में, हर घर में, हर समाज में ये गुलामी व्यवस्था चल रही है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते हैं। कोई उसे प्रेम का नाम दे देता है, कोई उसे सहायता का नाम दे देता है, कोई कहता है कि हम आपके साथ अंदर व्यापार कर रहे हैं, ये आप हमारे कस्टमर हैं, तो मैं आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ, आपको मेरी बात फॉलो करनी चाहिए, किसी भी तरीके से। लेकिन हम देश के रेफरेंस में, राज्य के रेफरेंस में इस व्यवस्था को समझते हैं। आपने WB सुना होगा, यानी कि वर्ल्ड बैंक, IMF सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
ये ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें, ये तो संस्थाएं हैं, तो संस्था का मतलब होता है सभी देश इनमें कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद सभी देश इनसे हेल्प भी लेते हैं। लेकिन कई बार हम क्या होता है ना, कोई सामान आपको, कोई ब्रांड है, अरे एप्पल ही ले लो, एप्पल कहाँ का है आप सबको पता है, शायद अमेरिका का ही है, ठीक है, अमेरिका का है। तो कोई भी ब्रांड ले लो, आप किसी ब्रांड के इतने आदी हो जाते हो कि आप चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पाते हो, ठीक है। आपको मतलब चाहे वो सामान ले लो, चाहे वो कपड़े लत्ते, मतलब सामान में कपड़े लत्ते भी आ जाते हैं, किसी भी चीज़ को, इवन दैट कल्चर को ही ले लो, ठीक है। आज की जनरेशन को बोलो वैलेंटाइन डे बनाना छोड़ दो, ठीक है। इवन दैट उन्हें क्यों ना कहो कि उस दिन पुलवामा अटैक भी हुआ है, उनको क्यों ना कहो कि ये कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं किया तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है, हम पीछे हैं, हम मतलब समाज के साथ या फिर जो जनरेशन चल रही है ना उसके साथ नहीं चल रहे हैं, वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। और 1 अप्रैल को ले लो दोस्तों, 1 अप्रैल हमारा न्यू ईयर होता है, मतलब कि इंडियन का नव वर्ष होता है, लेकिन बच्चे आजकल के जनरेशन क्या कहती है, हैप्पी अप्रैल फूल, अप्रैल फूल मनाते हैं। मतलब हद होती है हर चीज़ की। मैं तो ये कहूँगी कि थोड़ा सा बच्चों यार, थोड़ा सा तुम लोग सेंस लगाओ, थोड़ा सा जानने की कोशिश करो, हर चीज़ की हिस्ट्री जानो, शायद आप लोग जानोगे तो आप अपनी जनरेशन को दे पाओगे, अदरवाइज चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। अब मैं ये टॉपिक क्यों लेके आ रही हूँ यहाँ पे, ये इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि नवोपनिवेशवाद में क्या हो रहा है ना दोस्तों, नवोपनिवेशवाद में हम पर डायरेक्ट कोई आधिपत्य नहीं कर रहा, डायरेक्ट कोई हम पे अपना अधिकार नहीं जमा रहा, डायरेक्ट हमारे यहाँ कोई ज़बरदस्ती व्यापार करने नहीं आ रहा, ज़बरदस्ती हमें गुलाम नहीं बना रहा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, किस तरीके से, अब हमसे फंड ले लो, अब हमसे कर्जा ले लो, आपको ज़रूरत है पैसे की, हम आपको सहायता कर देते हैं, आप हमारे यहाँ ये वाली फैक्ट्री लगा दो, हम आपके यहाँ ये वाली फैक्ट्री लगा लें क्या, ठीक है। जैसे आप FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियाँ इंडिया में आती हैं और अपने इन्वेस्टमेंट करती हैं और हमें वो कहती हैं कि हम आपको रोज़गार देंगे, और हम लोग उसके लिए एग्री भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं चलो हमारे इंडियंस को कुछ नहीं तो रोज़गार तो मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, इसलिए हम उनको अपने यहाँ जगह दे देते हैं, और जगह दे देते हैं तो हम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उनके आदी हो जाते हैं। आज वही सामान, कोई भी सामान है वो 10 रुपये का दे रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही सामान जब मार्केट बन जाती है उनकी तो 20 रुपये का भी कर देंगे, और हमें लेना पड़ेगा। यही चीज़ मेट्रो पे भी डिपेंड करता है। जापान की है मेट्रो, और मेट्रो स्टार्टिंग में मेट्रो का चार्ज कम था, लेकिन अब चार्ज ज़्यादा हो गया, फिर भी हम मेट्रो में जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि फैसिलिटी पसंद आ गई है। तो कहने का मतलब ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि अब हम डायरेक्ट तरीके से कोई देश हम पर शासन नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी सुविधाएं देकर, अपनी चीज़ों का महत्व बताकर, अपने कल्चर को, हमारे कल्चर में इतना मिला दिया गया है। अगर कोई गेस्ट आता है, आप उसको दूध देते हो ना पीने के लिए, तो वो कहेंगे, मतलब उनको ऐसा फील होगा क्या दे दिया। लेकिन अगर उनको कोल्ड ड्रिंक देते हैं तो वो आपको न्यू जनरेशन का समझते हैं। ये सब चीज़ें ना बहुत बिगड़ गई हैं। ये क्या है? ये नवोपनिवेशवाद है। हम विदेशी संस्कृति में पूरी तरह डूब गए हैं। विदेशी संस्कृति अपनाना, विदेशी सहायता लेना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, इन सब तरीके से हम धीरे धीरे दूसरे देशों के गुलाम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि कैसे भी करके ना, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे देशों की चीज़ें खराब है, क्या वो चीज़ वो लोग बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते? हम भी तो बना सकते ना। हम क्यों नहीं उन चीज़ों पर काम करते? हम क्यों विदेशों में जाते हैं? मैंने एक लाइन बोली थी स्टार्टिंग में कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन देश खोखला हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है दोस्तों, कि अगर हमने अपनी वैल्यू नहीं समझी, हम इंडियन क्या हैं, हम क्यों किसी की भाषा सीखते हैं, हम क्यों अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज हमने ही तो उसको बनाया है, हमने उसको इतनी वैल्यू क्यों दी है। हमारी हिंदी भी तो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन सकती है। तो हमें अपनी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है हिंदी पे, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है ना, बेसिक चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, और वो अपने आप को ना अच्छे से प्रस्तुत कर पाते हैं। तो कहने का सेंस ये है, चाइना के लोग हैं, वो किसी लैंग्वेज को अडेप्ट नहीं करते, वो अपने चाइना में ही हर चीज़ें लिखते हैं, और हम लोगों को अगर उनसे व्यापार करना है तो हमें चाइनीज़ सीखनी है या फिर इंग्लिश सीखनी है। अदरवाइज़ हर कंट्री का यही सिस्टम है, लेकिन
इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश नहीं सीखी तो हमें कुछ नहीं आता। अरे यार, अपनी जो वैल्यू है, अपनी जो भाषा है, अपनी जो संस्कृति है, उसे ऊपर लेके आओ, अदरवाइज हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन बिल्कुल भूल जाएगी कि इंडियन कल्चर, इंडियन वेद क्या थे, कुछ नहीं, वो सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए अपनी संस्कृति की तरफ फिर से लौटो और इस नव उपनिवेशवाद को रोको। ठीक है, आई होप आपको तीनों ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। और फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है, अच्छा देश खोखला होने वाली बात पूरी क्लियर नहीं करी। मेरा मतलब ये था कि अगर हम क्या करते हैं ना, हमने किसी चीज़ की पढ़ाई कर ली, अच्छी रिसर्च कर ली, अच्छे मतलब डॉक्टर्स बन गए, अच्छी चीज़ें कर ली, ठीक है, इंडिया में रह के ही हमने चीज़ें करी हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं। किस लिए जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे अच्छी इनकम होती है। नो डाउट अच्छी इनकम होती भी है। अब हमारे अनुसार इनकम तो आप लेके आ रहे हो, लेकिन आप अपना कल्चर भूल रहे हो, अपने देश की वैल्यू भूल रहे हो, हर चीज़ आप भूलते जा रहे हो। और आप समाज में ये मैसेज दे रहे हो कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी किस लिए, कि आपको फॉरेन जाके काम करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा इस चीज़ को बदलो। पैसा बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पे थोड़ा कम पैसे कमाओ, लेकिन वैल्यूज साथ लेके चलो। ठीक है, आप अपने देश को भूलते नहीं हो। कई लोग कहेंगे हाँ विदेश में रहते तो क्या हुआ, अपने देश को तो हम याद ही करते हैं, अपने देश की तो चीज़ वैल्यू रखते हैं, लेकिन आप रखते हो, आपके आने वाले बच्चे उस तरीके से वैल्यू नहीं रख पाएंगे जिस तरीके से इंडिया में रह के लोग करते हैं। तो विदेशों से पैसा लेके आओ, कमा के लेके आओ, बट रहो, रेजिडेंस इंडिया में ही रखो। आई होप आपको ये चीज़ें, अगर यही इसीलिए मैंने बोला था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश खोखला हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा रोको, विदेशी कल्चर पे रोक लगाओ, अपने कल्चर को मोटिवेट करो और अपने जनरेशन को इस चीज़ को थोड़ा टाइम दो, बैठ के समझाओ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करो। आपके कमेंट्स, आप कमेंट किया करो, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं और अच्छे से काम करूँगी। शायद आप मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप मुझे बताओ, मैं अपनी कोशिश करूँगी कि मैं अपने अंदर सुधार करूँ। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा कमेंट शेयर करोगे और आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों जो भी नया टॉपिक आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको नए टॉपिक पे, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है। ये भी किसी सब्सक्राइबर ने ही मेरे को बताया था कि मैम इस पे बना दीजिए, तो मैंने बना दी। आपको फिर भी कोई नया टॉपिक, नई टर्मिनोलॉजी, नई परिभाषा समझ नहीं आ रही है और आपको कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगी और उसके बाद कुछ समय बाद हमारे चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट होंगे। ओके दोस्तों, नमस्कार।